सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक एडिटोरियल और आर्टिकल की केस स्टडी जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन हर इंडियन के माइंड में राइज कर रहा है कि हु इज़ द सिटीज़न ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीज़न कौन है और सिटीज़नशिप किस आधार पे इंडिया की क्या होती है, डिसाइड होती है। तो देखिए, या तो उसका डोमिसाइल क्या होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, या उसके बोथ पेरेंट्स क्या होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए। तभी क्या होता है, या वो इंडियन गवर्नमेंट उसे जो है इंडियन सिटीजनशिप दे की राइट देती है, तभी उसको हम क्या करते हैं, इंडियन कंसिडर करते हैं। और रेसिडेंट कब कंसिडर करते हैं, इफ़ ही इज़ एनआरआई, मतलब वो बाहर से आता है अगर और यहाँ पे कई ईयर्स तक जो है वर्क करता है और गवर्नमेंट को टैक्स देता है, तो उसको हम रेसिडेंट मानते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है, सिटीजनशिप क्या है, कि सिटीज़न कौन है इंडिया का। ठीक है, तो वाई इट इज़ सो, आजकल ये सिटीजनशिप का क्वेश्चन क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे आधार कार्ड को क्या कहा है कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ठीक हो गया ना, राशन कार्ड है, ये भी नहीं है। थर्डली, पासपोर्ट को लेकर अभी ये बात आई थी। देखिए, पासपोर्ट आपको क्या बताता है, जब आप विदेश में जाते हैं तो आप पासपोर्ट के थ्रू वीज़ा लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आपका पासपोर्ट या आपकी आइडेंटिटी होती है कि यू आर एन इंडियन सिटीज़न। बट अभी जो अथॉरिटी के चीफ हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या कहा है कि पासपोर्ट इज़ जस्ट अ मियर डॉक्यूमेंट टू शो इन द फॉरेन कंट्री दैट यू आर फ्रॉम इंडिया, बट नॉट अ फुल प्रूफ रिकॉर्ड ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो अब पासपोर्ट भी नहीं है, आधार भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, तो क्या है सिटीजनशिप का प्रूफ, इसको हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको लेके टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था जिसमें सिटीजनशिप को लेके काफ़ी सारी चीज़ें कही गई थी। ठीक है, जिसमें दो तरह के उन्होंने डिसीजंस को भी कंपेयर किया था। पहला डिसीजन जो था वो यूएस सुप्रीम कोर्ट का था और दूसरा जो डिसीजन था वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का था। तो ये सारे, ये देखिए, ये वो आर्टिकल था, सो हु इज़ द सिटीजन, जिसको लिखा राज्ञ सेनगुप्ता ने। और मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा आज, मतलब इस पूरा आर्टिकल में जितनी चीज़ें आप देख रहे होंगे, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस मैंने इसकी की है। ठीक है, और इसमें मैं आपको ये ड्रेड स्कॉट और स्टैनफोर्ड का केस बताऊंगा जो यूएस का केस था, और ये सिटीजनशिप के बारे में आपको बताऊंगा, और उसके बाद एक यहाँ पे कुछ चीज़ें भी और आपको लेके आया हूँ। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, आपका काफ़ी डाउट्स इसमें क्लियर होने वाले हैं और आप इसमें रिव्यू करिएगा और मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं, हाईएस्ट रैंकिंग सिटीजन्स इन इंडिया, किनको सिटीजन्स के किनके डॉक्यूमेंट्स में, जैसे आप देख रहे होंगे, ये देखिए सिटीजनशिप का क्वेश्चन कब से स्टार्ट हुआ है, जब से स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट SIR जो है वो स्टार्ट हुई है। SIR जब से स्टार्ट हुई है तभी से जो है सिटीजनशिप का यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आजकल बिहार में हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, जहाँ पे भी चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कई लोगों के नाम जो है वो SIR की जो इलेक्टोरल रोल लिस्ट है उस पार हो जा रहे हैं। अब मान लीजिए वो बंदा पिछले 70 साल से यहाँ रह रहा है, 18 साल से वो वोट दे रहा है, तो कम से कम वो 6-7 बार तो वोट दे ही चुका है, 4 साल का देखेंगे तो अब इस बार उसका नाम ही नहीं है इलेक्टोरल सर्वे लिस्ट में। ठीक है, जो इलेक्टोरल पोल्स लिस्ट रोल्स हैं उनमें नाम ही नहीं है। तो और वो गवर्नमेंट क्या आके पूछती है उससे कि अपना ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, अपनी हिस्ट्री बताओ। अब जो बंदा पिछले 6-7 सालों से वोट दे रहा है, आप उसका नाम एकदम से काट के उससे ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूछने लग जाएं, तो इसका मतलब उसकी तो सिटीजनशिप पे सवाल उठेगा ना, कि उसकी सिटीजनशिप है ही नहीं, तभी तो, या तो उसकी नहीं है तभी आपने उसका नाम काटा है, या है तो किस बेसिस पे है। तो इसी को जो है 2 केसेस यहाँ पे लेके आया है, इस आर्टिकल में मैं लेके आया हूँ आपके साथ, जिसमें एक तो है यूएस के सुप्रीम कोर्ट का सिटीजनशिप को लेके केस। देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले अपनी न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर किया था कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट ने, ट्रंप ने क्या बोला था कि जो भी पेरेंट्स, जो भी चिल्ड्रन यूएस में पैदा हुए, ठीक है, वो अमेरिकन सॉइल में पैदा हुए, अगर वो जो है इलिजिटिमेट पेरेंट्स के हैं, मतलब इलीगल पेरेंट का मतलब है दूसरी कंट्री से इलीगली कंट्री में आए हैं और वो उनके बच्चे हैं, या दूसरी कंट्री से आए हैं लेकिन उनके पास अमेरिकन नागरिकता नहीं है, तो उनके बच्चों को भी यूएस की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। अगर वो इलीगली आए हैं या वो दूसरी कंट्री से ट्रेड करना है, कुछ करने आए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिली है, तो उन्हें जो है इंडियन सॉइल पे सिटीजनशिप नहीं, अमेरिकन सॉइल पे उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। जबकि यूएस का कोर्ट क्या कहता है, यूएस के कोर्ट ने इसे कंडेम किया और इस डिसीजन को पलटा भी 6-3 के रेशियो से, क्योंकि यूएस में क्या कहना है कि जो भी बच्चा यूएस की सॉइल में पैदा होगा उसको अपना आप ही यूएस की सिटीजनशिप चले जाएगी, मिली जाएगी। चाहे इंडियंस, अगर इंडियन कपल जो है यूएस में जाए, उनका बेबी वहाँ बर्थ हो, चाहे उनके पास सिटीजनशिप नहीं है लेकिन उनके बेबी के पास जो होगी यूएस की सिटीजनशिप होगी। तो ये जो है यूएस के
कोर्ट का कहना है, ठीक है। तो अभी इस पे भी विवाद हुआ था। तो ऐसी दो जो वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज हैं, एक तो यूएस और इंडिया, वहाँ पे जो है सिटीजनशिप को लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं। तो इसको आइए अब हम कवर करते हैं। मैं आगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका इस आर्टिकल के एनालिसिस को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। द हाइएस्ट रैंकिंग सिटीजन्स इन इंडिया, जिनको माना ही जाता है, फर्स्ट है प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन कौन है? हमारी प्रेसिडेंट। सेकंड सिटीजन वाइस प्रेसिडेंट। देखिए प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, कहीं आप कहें सेकंड सिटीजन जो है प्राइम मिनिस्टर है, बट सेकंड सिटीजन जो है वो क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड सिटीजन क्या है? प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ सिटीजन क्या है? गवर्नर। गवर्नर जो सारे स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, देन फॉर्मर प्रेसिडेंट। फिफ्थ कौन है? जो फॉर्मर का मतलब रह चुके हैं, ठीक है। जैसे जगदीप धनखड़ जी थे, और क्या थे आपके, प्रणब मुखर्जी थे, एक डॉक्टर कलाम थे, ठीक है, ये सब। और फिफ्थ है चीफ जस्टिस, सिक्स्थ है चीफ जस्टिस। ये पूरा आर्टिकल है। ये सबसे पहले तो देखिए आर्टिकल की यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। The two it takes a certain mindset. It takes a certain mindset for the state to look at a person who has lived on piece of land for their entire lives. अब ये जो है इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि इट टेक्स अ सर्टेन माइंडसेट। इसके लिए यार कोई माइंडसेट चाहिए होगा कि किसी सिटीजन से पूछना कि जो इंडिया में जो है कई सालों से रह रहा है, उससे पोलाइटली डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूछना उसके यहाँ के होने का सबूत, ठीक है। नॉट अ माइंडसेट बी सेट बाय मीनेंस और हॉस्टिलिटी, जस्ट अ फॉर्म एनकाउंटर एन ऑफिशियल विथ अ स्टैम्प। मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और देखिए यूएस सुप्रीम कोर्ट आंसर टू द क्वेश्चन वॉज सेंटर्ड ऑन बिलोंगिंग द एससी अडॉप्टेड फॉर ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के टू अप्रोचेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यूएस का था, ठीक है। यूएस में क्या हुआ? ट्रम्प और बारबारा 2025 का केस था। यूएस सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला 14160, ठीक है। क्योंकि ट्रम्प ने क्या किया था? ट्रम्प ने अटैम्प्ट किया था सिटीजनशिप टू चिल्ड्रन बॉर्न टू द पेरेंट्स टू अनलॉफुली। मतलब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो यूएस के सिटीजन नहीं है उनके बच्चे अगर अमेरिका में पैदा होते हैं तो ट्रम्प ने कहा था कि उन्हें जो है सिटीजनशिप का अधिकार नहीं दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ओवरटर्म कर दिया। तो 14th अमेंडमेंट के तहत क्या कहता है कि जो भी अमेरिकन सॉइल में, यूएस का 14 अमेंडमेंट है जिसमें क्या कहा जाता है कि अमेरिकन सॉइल में जो भी पैदा होगा उसे अपना आप ही जो है यहाँ पे मिल जाएगी सिटीजनशिप। इंडिया का कोर्ट देखते हैं इन कॉन्ट्रास्ट। इसी के अप्रोच में इंडियन कोर्ट कहता है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट इन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये केस हुआ था वर्सेस ईसीआई, अपहेल्ड ईसीआई पावर्स टू एक्सक्लूड, सपोर्ट करता है ईसीआई को इनएलिजिबल वोटर्स को हटाने के लिए। देखिए इंडिया में बहुत सारे माइग्रेंट्स हर साल जो है घुस जाते हैं, चाहे वो 1971 हुआ था, चाहे 62 हुआ था। इस टाइम पे भी काफ़ी जो है पाकिस्तान से आए थे इंडिया, ठीक है, बांग्लादेश से आए थे, कई सारे टिबेटियंस इंडिया में। तो इसलिए इंडिया के लिए सिटीजनशिप जो है बहुत मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत इलीगल वेज से अदर कंट्रीज़ के हमारे नेबर्स के लोग जो है घुस जाते हैं। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक अच्छी चीज़ है एसआईआर के थ्रू हो रही है। एससी सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड ईसीआईज एक्सरसाइज इन बिहार। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक्सरसाइज को बिहार में क्या किया है? सपोर्ट किया है। टू डिमांड डॉक्यूमेंट्स टू डिटरमाइन हु इज़ अ जेन्युइन वोटर। क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत रीजन है, म्यांमार से भी इंडियन में लोग जो है इलीगली घुस जाते हैं, ठीक है। चाइना से भी कई लोग आते हैं, बांग्लादेश से तो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंक्लूड किया जाए। अब देखिए इसके बाद जो यूएस का मैंने आपको एक केस बताया था, ठीक है, ड्रेड स्कॉट वर्सेस स्टैनफोर्ड, मतलब यूएस में सिटीजनशिप कैसे मानी गई। तो ये केस था, ड्रेड स्कॉट नाम का एक बंदा था, ये अमेरिकन जो था स्लेव था। पूरी मैं आपको इसके बारे में यहाँ पे लेके आया हूँ। तो ड्रेड स्कॉट वर्सेस स्टैनफोर्ड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने ये पूरी स्लाइड जो है अच्छे से तैयार करवाई है, करीबी है। तो और मैं इसके बारे में आपको सब बताता हूँ, ठीक है। 1857 का केस है। वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट्स इन यूएस इसे कहा जाता है, डेट स्ट्रेंथन स्लेवरी एंड डीपन द डिवाइड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। ये जो है ब्लैक्स और वाइट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा जो था सेटबैक था, और इससे जो था स्लेवरी जो बहुत ही मैं कहता हूँ सिन था, जिसे अबॉलिश बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसको इसने किया स्ट्रेंथन किया। ईयर था 1857, ठीक है।
ड्रेड स्कॉट जो था वो अमेरिकन ब्लैक स्लेव था। बैकग्राउंड देखते हैं। ड्रेड स्कॉट वॉज एन एनस्लेव मैन बिलोंगिंग टू एन आर्मी सर्जन। एक आर्मी सर्जन ने, डॉक्टर जॉन एमरसन ने इसको अपना स्लेव बनाया था। एमरसन टुक, अब देखिए जहाँ से ख़रीदा था इसको ना, जो डॉक्टर थे उन्होंने जहाँ से ख़रीदा था वो जगह जो थी स्लेवरी वहाँ पे अबॉलिश नहीं हुई थी, और वो जो थी वहाँ पे स्लेव्स का जो होता था ट्रेड होता था। देन जो डॉक्टर था टुक हिम टू फ्री टेरिटरीज। फ्री टेरिटरीज का मतलब ऐसी टेरिटरीज जहाँ पर स्लेवरी जो है अबॉलिश्ड है, वहाँ पे जो है स्लेवरी को ज़्यादा माना नहीं जाता, वहाँ पे कोई भी स्लेव नहीं होगा, दास प्रथा वहाँ बेसिकली नहीं है। और ये टेरिटरीज कौन कौन सी थी? इलिनॉइस एंड विस्कॉन्सिन टेरिटरी वेयर स्लेवरी वॉज प्रोहिबिटेड। तो अब स्कॉट के दिमाग में आइडिया आया, इनने आर्ग्यू किया कि जब तुमने मुझे फ्री जगह में ले गए तो इसका मतलब मैं भी स्लेवरी से आज़ाद हो गया। अब देखिए इसको ही खाली स्लेवरी के लिए नहीं ले गए थे, इसकी पूरी फैमिली, वाइफ प्लस 2 डॉटर्स, चारों को गुलाम प्रथा के तहत ले गए थे और फ्री टेरिटरीज में ले गए काम करवाने। तो स्कॉट ने आर्ग्यू कहा कि लिविंग इन फ्री टेरिटरी हैड मेड हिम अ फ्री मैन। और इसने क्या किया, फिर वहीं के कोर्ट में जो है अपनी फ्रीनेस, अपनी फ्रीडम को जस्टिफाई करने के लिए कहा कि मैं जो हूँ फ्री मैन हूँ, मेरी फैमिली भी फ्री है। बट रिजेक्ट हो गई इसकी प्ली। फिर इसने जो है वहाँ के फेडरल कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर की, बट वहाँ से भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, यू आर अ स्लेव, यू आर कैन नॉट बी फ्री। तो ये दिखाता है कितना ज़्यादा वाइट डोमिनेंस और अमेरिकन एरिस्टोक्रेट जो सोसाइटी थी उनका डोमिनेंस वहाँ पे था। इसके बाद जो आया फिर जो है मॉसनरी कॉम्प्रोमाइज़ आया, ठीक है, इट वाज अ लॉ। एक मिसौरी कॉम्प्रोमाइज़ आया 1820 का, ये इसने जो है अपने सपोर्ट में कहा, इट वाज अ लॉ दैट प्रोहिबिटेड स्लेवरी। इसने जो है अपना सपोर्ट इससे किया, इसने कहा कि जो लॉ कहता है कि ये प्रोहिबिटेड स्लेवरी को करता है टेरिटरीज़ में नॉर्थ ऑफ जो ये 36, ये जो है लैटिट्यूड, इसके ऊपर की जो फ्री टेरिटरीज़ है, वो बोलता है मुझे तो जो है साउथ से ख़रीदा गया था और अब मुझे नॉर्थ एरिया में ले गए हैं, तो अब मैं तो फ्री हो गया। इसने अपना जो ये कॉम्प्रोमाइज़ वाला था इसको अपने सपोर्ट में लाया गया था, ठीक है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने भी 7-3 से इसके जो रिगार्ड में फेवर नहीं दिया और इसकी प्ले को, अपील को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। 7-3 से, वहाँ 10 जजेस की बेंच थी जिसमें 7 ने इसके खिलाफ बोला कि नो, यू आर अ स्लेव, और आप स्लेव ही रहोगे चाहे आप फ्री लैंड में क्यों ना चले जाओ। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या आया? स्ट्रेंथन्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द यूएस। इससे यूएस में दास प्रथा क्या हो गई? और ताकतवर हो गई। इंक्रीज टेंशंस बिटवीन नॉर्दर्न फ्री स्टेट्स एंड साउदर्न स्लेव स्टेट्स। साउदर्न जो थी उनको इन्होंने क्या बना रखा था? स्लेव स्टेट्स। तो यहाँ पे दोनों के बीच में ये शुभ हो गई, और ये बहुत बड़ा फैक्टर बना अमेरिकन सिविल वॉर जो, जिसमें पूरी अमेरिका की इकोनॉमी भी कोलैप्स हो गई थी, और बहुत बड़ा ये अमेरिकन सिविल वॉर राइट्स हुए थे अमेरिका में 1961 से 65 में। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखिए, 7-3 बोल रहा था, 7-2 था वो, 9 जजेस की बेंच थी, ठीक है। द कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट ड्रेड स्कॉट एंड हेल्ड दैट अफ्रीकन अमेरिकन वेदर एनस्लेव्ड और फ्री। ये क्या कहते हैं कि अफ्रीका से आए हुए लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो, या चाहे वो फ्री हो चाहे वो स्लेवरी में हो, वर नॉट यूएस सिटीजन्स, ठीक है। तो सीधे सीधे कोर्ट ने क्या कह दिया कि अफ्रीका से जो लोग हम लेके आए हैं, चाहे वो फ्री हो चाहे स्लेव हो, जबकि जब आप किसी को लाए हैं इसका मतलब आपको उसको वहाँ की नागरिकता देनी होगी, ठीक है। बट इन्होंने सीधे बोल दिया कि ये जो है यूएस के सिटीजन नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और ये जो है फेडरल कोर्ट्स को भी रेफर नहीं कर सकते। लिविंग इन अ फ्री स्टेट और टेरिटरी डिड नॉट ऑटोमेटिकली मेक अ एनस्लेव पर्सन फ्री। फ्री टेरिटरी में रहने से ही कोई आदमी फ्री नहीं बन जाता। द मसौरी कॉम्प्रोमाइज वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब बोल दिया कि ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बिकॉज कांग्रेस हैड नो पावर टू प्रोहिबिटेड स्लेवरी इन यूएस टेरिटरीज। इसे अभी तक का सबसे वर्स्ट डिसीजन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर मत द डिसीजन वॉज लेटर ओवरटर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। लेकिन इस डिसीजन को क्या किया गया? इसको जो है बाद में जो है हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके। तो 13 और 14 दो अमेंडमेंट आए, याद रखना, यूएस में। एक तो 13 था 1865 का और एक 14 था 1868 का। 13 ने क्या किया? एबॉलिश स्लेवरी इन यूएस। 1865 में स्लेवरी जो है यूएस में क्या हो गई? अबॉलिश हो गई, ठीक है। 14 में क्या आया? ग्रांटेड सिटीजनशिप टू ऑल पर्सन बॉर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूएस स्टेट्स। मैंने आपको ये कई बार बता दिया, यूएस सॉइल में कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो ऑटोमेटिकली यूएस क्या करता है? अपने यहाँ की सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। अब चलिए आते हैं अपने केस में। हमने यहाँ तक इसको देख लिया। स्टैनफोर्ड का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ड्रेड स्कॉट का केस। 14 अमेंडमेंट भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं।
अमेरिका फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, ये एक नया सबटाइटल है, इसे मैं आपको अब समझाता हूँ। इट वुड बी इजी एंड लेजी टू रीड दिस एज अमेरिका गुड इंडिया बैड। ठीक है, तो अब कई लोग सोचेंगे यार जो वहाँ पे पैदा हो गया उसको सिटीजनशिप मिल जा रही है, इसका मतलब अमेरिका इज़ अ गुड कंट्री बट इंडिया इज़ अ बैड कंट्री, क्योंकि यहाँ पे तो आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इवन आधार कार्ड से प्रूव नहीं हो पा रहा, पासपोर्ट से नहीं हो पा रहा, पैन कार्ड से नहीं प्रूव हो पा रहा, राशन कार्ड से नहीं हो पा रहा, तो किससे प्रूव होगा? इट्स नॉट दैट एट ऑल। द यूएस सुप्रीम कोर्ट दैट डिलीवर्ड बारबारा इज अ नेकेटली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इट्स अपॉइंटमेंट फॉट ओवर द लाइक टेरिटरी। ठीक है, येट इट रेस्ट्रेन्स वाइड स्प्रेड पब्लिक लेजिटिमेसी। ठीक है, नियरली 250 ईयर्स ऑन। अब यूएस को जो है यहाँ पे जो है 250 ईयर्स जो है बने हुए हो चुके हैं और ये इस चीज़ को जो है पूरा सपोर्ट कर रही है। नॉट बिकॉज इट्स रिलायबली सेज नो टू पावर, इट डजंट, बट बिकॉज व्हेन द टेक्स्ट इज क्लियर एंड इट्स काउंट द मोर्स इट रीड्स द टेक्स्ट। तो ये कहता है कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट कहाँ अच्छे डिसीजन देता है, जहाँ पे टेक्स्ट पूरा क्लियर है और उसे आराम से उस टेक्स्ट को क्या हो, पढ़ना हो, तो यहाँ पे ये इजीली क्या अपने डिसीजन को दे देते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है लॉयल्टी होनी चाहिए यूएस में। यूएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लॉयल होने चाहिए। ठीक है, डीप कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंसेस। अब देखिए दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो हम यूएस और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस सिंटैक्स में, सिटीजनशिप के सिंटैक्स में, इसमें देखेंगे की डिफरेंसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल वर्च्यू, लिंगिंग बिलोंगिंग नाइदर टू फैक्ट नॉर फीलिंग बट अ गुड ब्यूरोक्रेट माइट डिमांड अ फ्री अथॉरिटेटिव पीसेज ऑफ पेपर। मतलब यहाँ पे जो है हर कोई आपसे ब्यूरोक्रेट आके जो है आपके सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा, बल्कि जो कुछ ही होंगे अथॉरिटेटिव, किसी और ज़्यादा केसेस में नहीं मांगे जाते हैं। वहाँ बहुत कम केस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सिटीजनशिप जो है वहाँ पे प्रूव करनी होती है। ठीक है, Supreme Court holds the basic structure doctrine sacred but has lately only used it when it comes to preserving its own powers to appoint judges and transfer judges. तो ठीक है, Supreme Court of India is drifted far from ordinary discipline of deciding cases on law and reason knowing what it does. तो इंडिया में क्या है जो है ऑर्डिनरी डिसिप्लिन ऑफ डिसाइडिंग केसेस को यूज़ किया जाता है। एक्सपेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट बिफोर ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पे बार बार क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। अब देखिए कैंसिल लाइसेंस, एक यहाँ पे सपोर्ट में एक और केस इंडिया में आया था, जैसे वहाँ पे केस था तो एक केस और इंडिया में भी आया जिसको जो है इसका सपोर्ट में कहा जाता है। कैंसिल कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट में 2G स्पेक्ट्रम। उस ज़माने में जो थे हमारे यहाँ 2G डेटा जो था यहाँ पे आया था, तो उसमें जो था लाइसेंसेस बांट रही थी गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था कि आप हाईएस्ट, और कहा था कि इसका ऑक्शन करवाइए, हाईएस्ट बिडर को ही इसका लाइसेंस मिलना चाहिए। saying that all natural resources had to be auctioned only to reverse itself, मतलब जो ऑक्शन के थ्रू ही आप लाइसेंसेस प्रोवाइड कर सकते हो और सबको नहीं कर सकते हो। अब देखिए इस चीज़ को भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ इसे। अब ये 2G रूल जो था 2012 में हमारे यहाँ 2G था, नेटवर्क था, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। द फर्स्ट डिसीजन इन 2012 द गवर्नमेंट गेव आउट मोबाइल नेटवर्क सिग्नल्स टू कंपनीज यूजिंग अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल। मतलब अगर आपकी कंपनी है, मान लीजिए आइडिया है या वोडाफोन कोई भी है, अगर आप गवर्नमेंट के पास पहले जाते हो तो वो आपको 2G डेटा की एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए पहले लाइसेंस दे देगी। जो सबसे पहले जाएगा उसे एकदम से मिल जाएगी। ये था गवर्नमेंट का रूल। द कोर्ट फाउंड दिस करप्ट। अब कोर्ट ने कहा कि यार ये करप्ट हो सकता है, गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है कि उनसे पैसे ले लिए, मान लीजिए एयरटेल से पैसे ले लिए और उसे लाइसेंस दे दिया, या जियो से पैसे ले लिए, जियो तो था ही नहीं उस समय, या उसे पैसे दे दिया। ठीक है, तो उसे जो है लाइसेंस दे दिया, तो ये ठीक किया कोर्ट ने। इट सेड दैट बिकॉज दीज नेटवर्क सिग्नल आर स्कैर्स, कम है, ठीक है, एंड वैल्यूएबल, द गवर्नमेंट मस्ट यूज अ ऑक्शन सेलिंग टू द हाईएस्ट बिडर टू बी फेयर। अब कंफ्यूजन किया हुआ पीपल ने इसमें क्या किया, काफ़ी इसका विरोध किया, बिकॉज दे थॉट दिस मीन दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्शन। मतलब ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट को अगर ऐसे ही चलता रहा तो गवर्नमेंट को तो सारी चीज़ों में ऑक्शन करना पड़ेगा, जैसे लैंड, वाटर, कोल एंड गैस। तो आम जनता जो बेचारे गरीब और मिडिल क्लास हैं तो उन्हें तो जो है फ़ायदा मिल ही नहीं पाएगा, वो तो इस चीज़ को एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। जो हाईएस्ट बिडर होगा, जिन पैसे वाले लोग होंगे, वो आराम से लैंड, वाटर, कोल एंड गैस का जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसका सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करते हुए कहा, द सुप्रीम कोर्ट क्लियर द एयर, इट एक्सप्लेन दैट ऑक्शंस आर द बेस्ट वे टू सेल नेटवर्क सिग्नल्स बट नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल फॉर एवरीथिंग एल्स। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ऑक्शन जो है वो केवल इस चीज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो है अच्छे नहीं है। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन गिव आउट अदर रिसोर्सेज विदाउट एन ऑक्शन।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट का एस्पेक्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया 2014 के बाद, मोदी सरकार की बात आ चुकी है, तो 2014 में जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया इसको लेके, कोल एंड मिनरल्स, सबसे पहले बात जो आई थी नेचुरल रिसोर्सेज में कोल एंड मिनरल्स की आई थी। प्राइवेट कंपनीज की बात यहाँ पे करते हैं, आयरन एंड लिथियम, दे मस्ट बिड इन एन ऑक्शन। ठीक है, ये कहा फॉलोइंग अ मेजर 2014 कोर्ट रूलिंग दैट कैंसिल ऑड अनफेयर कोल एलोकेशन द गवर्नमेंट कंप्लीटली बैंड। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को जो 2012 में यूपीए की सरकार में आई थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी को क्या कर दिया, पूरा बैन कर दिया। माइनिंग के रूल के लिए पूरा जो है क्या कर दिया, बैन कर दिया। गवर्नमेंट कंपनीज, द गवर्नमेंट कैन स्टिल हैंड ओवर कोल माइन डायरेक्टली विदाउट एन ऑक्शन। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑक्शन भी खत्म कर दिया। मतलब एक तो सोचिए आप कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो था वो पॉलिसी भी खत्म करी इन्होंने, दूसरा ऑक्शन की जो पॉलिसी थी कि हाईएस्ट बिडर को देंगे, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। और इन्होंने क्या किया, ये डायरेक्टली किसी को भी, स्टेट ओन कंपनीज, जो कंपनीज स्टेट के थ्रू ओन्ड है, मतलब हर स्टेट की अपनी हो सकती है, तो उनको डायरेक्टली देना स्टार्ट कर दिया, लाइक कोल इंडिया, बिकॉज दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर पब्लिक, जिससे कि पब्लिक यूज़ यहाँ पे क्या हो, पब्लिक वेलफेयर के लिए इस चीज़ का बढ़ा सकें। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स फॉर मॉडर्न टेक रिसोर्सेज लाइक लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट रन्स स्पेशल कॉम्पिटिटिव, इन चीज़ों के लिए इन्हें ये ऑप्शन मंगा है। और आप देखते होंगे कई सारी समिट होती है इन सबको लेके, किसको ये जो है इन चीज़ों को एक्सेस करने का मिल सके। ठीक है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो है ये देखा जाता है कि अगर बिडिंग नहीं हो रही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है यहाँ पे, वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, इसका ड्रॉबैक क्या है कि गवर्नमेंट अपने ही लोगों को यहाँ पे दे सकती है, मतलब जो उनकी पार्टी को चंदा प्रोवाइड कर रहे हैं चुनाव में, आप समझ ही गए होंगे कि जो उनकी पार्टी को मदद कर रहे हैं हर चीज़ में, उन्हीं को जो है नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस गवर्नमेंट इजीली क्या करती है, प्रोवाइड कर रही है, और वही इसका यूज़ कर पा रहे हैं। सेकंड केस जो है वो लैंड को लेकर है। लैंड जो होती है इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, एंड दे डू नॉट ऑलवेज यूज ऑक्शंस, और इसमें भी जो है ऑक्शन जो है यूज़ नहीं हो पाते हैं। फॉर बिजनेस, अगर बिजनेस के लिए लैंड यूज हो रही है, इफ अ कंपनी वांट्स लैंड फॉर अ फैक्ट्री और एन शॉपिंग मॉल, स्टेट्स यूजुअली ऑक्शन इज टू द हाईएस्ट बिडर। तो बिजनेस केस में तो ऑक्शन होता है। पब्लिक वेलफेयर की बात करें, नीडेड फॉर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और मेट्रो स्टेशन, द गवर्नमेंट एलोकेट्स इट डायरेक्टली टू अ फिक्स्ड लो प्राइस, मतलब फिक्स्ड प्राइस कर देती है और किसी भी कंपनी को लो प्राइस में यहाँ पे दे देती है। इंडस्ट्रीज को जो है सब्सिडाइज रेट्स में जो है गवर्नमेंट देती है। ठीक है, व्हेन अ कोर्ट जजेस, तो ये अब आया अगला जो इसमें जो मेन हाईलाइट थी इस आर्टिकल में वो आती है। व्हेन अ कोर्ट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग और इंस्ट्रिक्ट, इट्स जजमेंट्स आर सीन एज सब्जेक्टिव। ठीक है, इवन व्हेन डिसीजंस इन्वॉल्व गवर्नमेंट, अगर डिसीजन में क्या होगा, गवर्नमेंट होगा, तो जजमेंट विच एवर वे इट गोज कैन अपीयर लाइक अ कैलकुलेशन, तो वो जो है कैलकुलेशन की तरह दिखता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जहाँ पे आ गई ना कोर्ट में, तो वहाँ पे मोस्टली जो है कोर्ट्स फेवर किसका करते हैं, गवर्नमेंट का ही करते हैं। whichever way it goes, even though that is what the law might actually demand. Chief Justice Roberts could rule as he did because the 14th Amendment simply says every citizen born in the country, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन इंडिया में सिटीजनशिप की ऐसी कोई लाइन नहीं है। What it offers instead is white birth, an invitation to the state to write the rules of belonging as it pleases. ठीक है, तो ये सब मैंने आपको जो भी इस आर्टिकल के अंदर था वो सब जो है समझा दिया। दो केस बता दिए मैंने आपको, एक इंडिया का 2G वाला जिसमें ऑक्शन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, और एक ब्रैड स्कॉट वाला जिसमें यूएस सिटीजनशिप को लेके था। की टेक अवे क्या था, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एडवांसेस लिबर्टी। अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या देता है, लिबर्टी देता है। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आपको क्या देता है, फ्रीडम देता है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ऐसा नहीं करता। ठीक है, वन ट्रस्ट द इंडिविजुअल फर्स्ट, द अदर सस्पेक्ट फर्स्ट। पहला वो जो है ट्रस्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर, बट इंडिया के लोग क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शक की निगाहों से देखता है। क्योंकि देखिए जैसे वैसे अमेरिका में भी वेनेजुएला और जितनी भी साउथर्न कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, वहाँ से काफ़ी लोग वहाँ पे घुसे हैं, बट इंडिया में और ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में माइग्रेंट्स आप तभी पॉपुलेशन देख सकते हैं। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को कोर्ट को जो है सस्पेंशन की निगाह से, सस्पिशियस निगाहों से देखना पड़ता है। द बिगर पिक्चर क्या है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट इज नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, खुद को मानने का नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द जजेस हु रीड इट, द टाइम्स इन विच दे रीड इट एंड द करेज विद इट दे चूज बिटवीन पावर एंड प्रिंसिपल। तो अब जजेस किसका सपोर्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर में है, या प्रिंसिपल का, जो चीज़ सही है। ठीक है, यूपीएससी वन लाइनर है ये तो ठीक है। ये दो केसेस जो आए थे वो मैंने पूरा समझा दिया। तो यही था पूरा आज का जो हमारा आर्टिकल था, हु इज़ द सिटीजनशिप। ये उनकी फ़ोटो है, मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से
पूरा आर्टिकल को यहाँ पे कवर करते हुए आपको बता दिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।